हेलो क्लास 9th आर, कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोग इस साल बम फोड़ने के लिए रेडी हो? अगर रेडी हो तो जाओ बम पहले मार्केट से खरीद कर लेकर आओ। जाओ बम पहले मार्केट से खरीद कर लेकर आओ और उसके बाद दिवाली का इंतजार करो, क्योंकि दिवाली से पहले बम फोड़ोगे तो मज़ा नहीं आएगा। दिवाली का इंतजार करो और दिवाली के बाद बम फोड़ेंगे। अदरवाइज उससे पहले अगर आपको बम फोड़ना है तो हिस्ट्री चैप्टर 1 को पढ़ लो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ लो और फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ने के बाद अपने दोस्त के सामने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद सारे घटनाओं को बता दो और फिर दे दमादम बम फोड़ो। तुम्हारा दोस्त चारों खाने चित हो जाएगा कि ओ माय गॉड, ये मेरा जो दोस्त है, इस दोस्त के पास इतना नॉलेज कहाँ से आ गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो इतना बड़ा चैप्टर है, जो इतना लॉन्ग चैप्टर है, वो सारे घटनाओं को जो है से कि एकदम जो है से कि डिट्टो मुंह पर याद कर लिया है, एकदम जो है से कि डिट्टो वो डिस्क्राइब कर रहा है। ओ माय गॉड, ये कहाँ से पढ़ा है? फिर आपसे पूछेगा कि भाई मुझे भी बताओ कि तूने कहाँ से पढ़ा है। पर तुम्हें बताना नहीं है कि तुम कहाँ से पढ़े हो। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उसको गोल गोल घुमाना है। फिर लास्ट में तुम्हें उसे बताना है कि हाँ, मैंने तो समीर सर से पढ़ा है और समीर सर ऐसा हिस्ट्री पढ़ाते हैं कि एकदम डिट्टो सारा चीज़ टू द पॉइंट हमको समझ में आ जाता है। हिस्ट्री चैप्टर 1 जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है, लेकिन यकीन मानो अगर हम पढ़ा दिए तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल जो है सकी दिमाग में जाकर एकदम फिट हो जाएगा। ऐसा फिट होगा कि जीवन में कभी निकलेगा नहीं। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन ये पूछते हैं कि वाई शुड वी स्टडी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अरे ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो पढ़ना, पहले ये तो बताओ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों पढ़ना है। ये भी तो तुमको जानना चाहिए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों पढ़ना है। अब बच्चा एकदम शून्य बटा सन्नाटा हो गया, कोई कुछ नहीं बोलता है। सर नहीं पता फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों पढ़ना। बोलते अरे बेवकूफ़, क्योंकि सिलेबस में इसलिए पढ़ना है। तब बच्चा खूब ठहाका मार के हंसता है। अरे अच्छा खुद सोचो, 8 तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े थे। क्यों नहीं पढ़े थे? क्योंकि सिलेबस में नहीं था। आज सिलेबस में दिया हुआ है क्लास 9th में, तो पढ़ने के लिए है। Because that is given in the syllabus, that's why we should study French Revolution। बच्चा एकदम इंजॉय कर रहा, खूब हंस रहा है, ही ऐसे हंस रहा दांत चिहार के दम। फिर कहते कि अरे बेवकूफ़, सुनो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों पढ़ना है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन सबसे पहली बात कि एक लैंडमार्क इवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है पूरे वर्ल्ड का। जिस मॉडर्न एरा में रह रहे हो उस मॉडर्न एरा का इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसने पूरे दुनिया का पॉलिटी, इकोनॉमिक और सोसाइटी को बदल दिया। पूरे वर्ल्ड के पॉलिटी, इकोनॉमिक, सोसाइटी को चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया? कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। आज के समय में जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का कोर प्रिंसिपल है, इसकी शुरुआत यहीं से हुआ। लिबर्टी का मतलब आज़ादी होती है, इक्वालिटी का मतलब समझते हो कि सब लोग इक्वल है, फ्रेटर्निटी भाईचारा हो गया। तो ये सब बातें हुई कब हुई? जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तो फ्रांस में सब बातें हो रही थी। तो आज के समय आप लोगों को ये सब चीज़ें मिला हुआ है, तो इस वजह से हम लोगों को फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ना चाहिए। जिस देश में रह रहे उस देश में डेमोक्रेसी है। भारत जैसे देश में रह रहे हो, भारत जैसे देश में कौन सा गवर्नेंस सिस्टम है? डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी की शुरुआत फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हुआ है, इसलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। देन सोशलिज्म की शुरुआत हो गई, सेकुलरिज्म की शुरुआत हो गई, नेशनलिज्म की शुरुआत हो गई। ये बहुत मतलब अच्छी जो फिलोसफी है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकली है। सो दैट्स व्हाई वी शुड स्टडी अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत एक इवेंट के साथ हो रहा है, और जो इवेंट कब हुआ है? 14 जुलाई 1789 को। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत एक इवेंट के साथ हो रहा है, और जो इवेंट कब हुआ है? 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, चलिए इस इवेंट की शुरुआत करते हैं और पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पार्ट वाइज हम लोग कवर कर लेंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं। चलो अब हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर क्या है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच दैट शोज द फ्रांस कंट्री। फ्रेंच का मतलब हुआ फ्रांस कंट्री एंड रिवॉल्यूशन का मतलब हुआ मेजर चेंज। रिवॉल्यूशन मीन्स यार मेजर चेंज, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू फ्रांस में मेजर चेंज लाया जा रहा है। ओके, जैसा कि अभी कुछ देर पहले हम बताएं कि इस चैप्टर की जो शुरुआत है, चैप्टर की शुरुआत एक इवेंट से हो रही है और जो इवेंट कब हुई है? 14 जुलाई 1789 को हुआ है। ओके, इस इवेंट को मैं अभी डिस्कस करूंगा, आप लोग सुनिएगा। ये इवेंट बहुत ही मज़ेदार इवेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट है। ध्यान से सुनिएगा और मज़े लीजिएगा इस इवेंट का। ओके, चलिए इवेंट की शुरुआत करते हैं। क्या बोला गया कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, व्हाट? ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 का मॉर्निंग का टाइम पीरियड है, सुबह का टाइम पीरियड है। द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन द स्टेट ऑफ अलार्म। जो पेरिस सिटी है, पेरिस सिटी में आतंक का माहौल है, डर का माहौल है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। Here it is said that on the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in the state of alarm. 14 जुलाई 1789 का मॉर्निंग का टाइम पीरियड है और सुबह सुबह ही जो है कि पेरिस सिटी में डर का माहौल बना हुआ है। क्यों डर का माहौल बना हुआ है? किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू सिटी। किंग ने अपने सेना को कमांड दिया है कि जाओ सिटी में क्या कर जाओ? इंटर कर जाओ। किंग क्या बोला गया कि किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू सिटी। किंग ने अपने सेना को जो है से कि कमांड किया कि जाओ सिटी में इंटर कर जाओ। एंड रूमर्स स्प्रेड दैट कि ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। और अफवाहें ये उड़ी हुई है कि बहुत ही जल्द राजा जो है अपने आर्मी को ऑर्डर देगा कि आप क्या करो, कॉमन सिविलियन पर, कॉमन लोगों पर ओपन फायर करो। अब साधारण सी बात है, ये बात सुनने के बाद लोगों में डर का माहौल तो होगा ही। आप ही बैठे हो, अगर आपको पता चल जाए कि भाई आपको भीड़ मारने आ रहा है, डर का माहौल बन जाएगा। सिचुएशन लाइक द सेम सिचुएशन है। मॉर्निंग का समय है, डर का माहौल बना हुआ है क्योंकि सेना ने ट्रूप्स को जो ऐसे कमांड किया है कि सिटी में इंटर कर जाओ। अफवाह है ये उड़ी हुई है कि बहुत ही जल्द ऑर्डर देगा कि जो है कॉमन सिविलियन पर ओपन फायर कर दो। अब ये चीज़ सुनने के बाद बोला गया कि सम 7,000 मेन एंड वीमेन गैदर इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिशिया। ठीक है, ये चीज़ सुनने के बाद लगभग 7,000 मेन और वीमेन टाउन हॉल में गैदर होते हैं। टाउन हॉल में गैदर होते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या बनाएंगे? पीपल्स मिलिशिया बनाएंगे। पीपल्स मिलिशिया का मतलब होता है जन सेना। ये बात सुनने के बाद कि सेना आ रही हम लोगों पर ओपन फायर कर सकती है, 7,000 मेन और वीमेन साथ आते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम लोग पीपल्स मिलिशिया बनाएंगे, जन सेना बनाएंगे। ईंट का जवाब पत्थर से। ईंट का जवाब पत्थर से देना है। पत्थर से देना है तो अगर आपको पता चले कि 10 लोग मारने आ रहा है तो आप लोग भी 20 लोगों का ग्रुप बनाकर रखिएगा, आ जाओ भाई। एंड दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म। अब ईंट का जवाब पत्थर से देना है तो पत्थर होना भी तो चाहिए। अब हथियार के तलाश में कि हो सके हथियार हमको कहीं भी मिल जाए, वो कई सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग को क्या करना शुरू कर दिए? तोड़ना शुरू कर दिए, तलाश करना शुरू कर दिए। कई सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग को ब्रोक इनटू कर रहे हैं, माने तलाश कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं कि हो सके इस गवर्नमेंट बिल्डिंग में हमको हथियार मिल जाए, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देना है। सेना आएगी तो हथियार के ही साथ आएगी, साधारण सी बात है। तो हम लोगों के पास भी तो हथियार होना ही चाहिए। और दिन बोला गया कि फाइनली उसके बाद क्या हुआ कि फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ सिटी एंड अस्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन बास्टाइल वेयर दे होप टू फाइंड हॉर्डेड एम्यूनिशन। और फाइनली 100 पीपल का जो ग्रुप है, 100 पीपल का ग्रुप
पेरिस सिटी के ईस्टर्न पार्ट में इंटर करता है, और इंटर करता है तो वहाँ देखता है कि एक बास्टाइल फोर्ट है। इंटर करता है तो देखता है कि क्या है, एक बास्टाइल फोर्ट है, जेल, एक कैदियों को रखने के लिए जेल बनाया हुआ है, किला बनाया हुआ है। देखता है कि कैदियों को रखने के लिए एक बहुत बड़ा जेल और किला बनाया हुआ है, और स्टॉर्म उस पर धावा बोल देता है। क्या बोला गया, क्या स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन, जो किला बना हुआ था कैदियों को रखने के लिए, उस किले पर लोग जो है अटैक कर देते हैं, जहां पर उनको उम्मीद थी कि वहां से कुछ हथियार उनको मिल सकता है। देन बोला गया कि इन द आर्म फाइट, जो आर्म फाइट हुआ, उस आर्म फाइट में आप देखते हो कि जो बास्टाइल का कमांडर है वो मारा गया। प्रिजनर रिलीज, जो कैदी वहां कैद करके रखे गए थे उनको छोड़ दिया गया। हालांकि कैदियों के नंबर मात्र 7 ही था, मात्र 7 ही था, ये अलग बात है, ठीक है। एट द बास्टाइल वाज हेटेड बाय ऑल, क्योंकि बास्टाइल फोर्ट जो था वो सभी लोगों के द्वारा नफरत किया जाता था, सभी लोग उससे नफरत करते थे। बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, क्योंकि राजा के मनमाने पावर को रिप्रेजेंट करता था। बास्टाइल फोर्ट सभी लोगों को द्वारा नफरत किए जाते थे, क्योंकि ये राजा के जो है मनमाने पावर को दिखाता था, इसलिए सभी लोगों ने उसको क्या कर दिया, फोर्ट्रेस वाज डेमोलिश, सभी लोगों ने उसको तहस नहस कर दिया, डेमोलिश कर दिया, बर्बाद कर दिया। ओके, और उसके जो स्ट्रॉन्ग फ्रेगमेंट थे, जो छोटे छोटे जो टुकड़े थे, उसको मार्केट में सेल कर दिया गया, और जो लोग उसको यादगार के रूप में, सेविनियर का मतलब यादगार के रूप में रखना चाहते थे, उन लोगों ने उसको क्या कर लिया, परचेज कर लिया। चीजें क्लियर है, चीजें क्लियर है। 14 जुलाई 1789 का मॉर्निंग का समय था। मॉर्निंग का समय डर का माहौल बना हुआ था। क्यों डर का माहौल बना हुआ था? क्योंकि राजा ने कमान किया था सेना को सिटी में इंटर करने के लिए। अफवाहें ये फैली कि सेना बहुत ही जल्द उस सेना का ऑर्डर दे सकता है लोगों पर ओपन फायर करने के लिए। तब लोगों ने जनसेना बनाया, और जनसेना बनाकर कई सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग को सर्च करना शुरू कर दिए। उसी में एक किला मिल गया, जिस किले का नाम बास्टाइल फोर्ट है, बास्टाइल किला है। उस पर अटैक कर दिए, और अटैक कर कर वहाँ के कमांडर को मार दिए, इस उम्मीद के साथ कि वहाँ हथियार मिल सकता था। और उसके बाद बोला गया कि चूंकि बास्टाइल सभी लोगों के द्वारा नफरत किया जाता था, क्योंकि वो राजा के मनमाने पावर को दिखाता था, तब उसके टुकड़ों को मार्केट में बेच दिया गया, और जो लोग यादगार के रूप में रखना चाहते थे उन लोगों ने उसको परचेज कर लिया। ये हुआ, दिस इज द इवेंट दैट हैड बीन टुक प्लेस ऑन द 14 जुलाई 1789। उसके बाद की कहानी देखिए, द डेज डैट फॉलोड। आगे आने वाले दिनों में आप ये देखोगे कि मोर राइट्स बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। पेरिस में और ज़्यादा दंगे फसाद हुए। राइट्स का मतलब दंगा फसाद होता है। कंट्री साइड वाले रीजन में भी और सारे दंगे फसाद हुए। जो ज़्यादातर जो लोग थे प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड, ब्रेड की जो प्राइस हाई हुई थी उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। ज़्यादातर जो लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि ब्रेड की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन मच लेटर, बहुत बाद में, व्हेन हिस्टोरियन, जब फ्रांस के हिस्टोरियन फ्रांस के हिस्ट्री को राइट डाउन करने लगे, तब वो पाते हैं, जब उसको पीछे देखते हैं तब वो पाते हैं कि इट वाज अ सीरीज ऑफ इवेंट। 1789 में सिर्फ एक ही इवेंट नहीं हुआ है, सिर्फ 14 जुलाई को ही एक इवेंट नहीं हुआ है, बल्कि एक सीरीज ऑफ इवेंट है। कई सारे इवेंट हुआ है, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट ये हुआ है कि एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। फ्रांस के राजा को एग्जीक्यूट कर दिया गया, फ्रांस के राजा को फांसी पर चढ़ा के मार दिया गया। इसका फाइनल रिजल्ट ये हुआ। और बोला गया कि जो लोग शुरू में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि फाइनल रिजल्ट ये होगा कि यहाँ के राजा को जो है फांसी पर चढ़ाकर मार दिया गया। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन। अब 14 जुलाई 1789 को ये इवेंट क्यों हुआ और कैसे हुआ, आखिर क्या कारण है, इस इवेंट के पीछे का कारण क्या है? अचानक से तो ऐसे नहीं हो सकता है। अब देखिए एक स्टोरी, अब एक और हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। 1990 का जो मूवी होता है
90s मूवी जिसको जनरली हम लोग कहते हैं कि 90s के मूवी ये होते हैं कि जैसे ही मूवी की शुरुआत होगी, मूवी शुरू हुआ, मूवी शुरू होते ही आप ये देखोगे कि कुछ गुंडे एक लड़की के पीछे भाग रहे हैं, लड़की को पीछा कर रहे हैं, लड़की जो है भाग रही है भाग रही है भाग रही है। हीरो रहेगा, हीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता, हीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से कहीं पर सिगरेट पी रहा है, आराम से कहीं पर वो सिगरेट पी रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की कहाँ जा रही है, गुंडे पीछे पड़े हुए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो ऐसे उसका पैर ऐसे आगे निकला हुआ रहेगा, जो गुंडा जा रहा होगा उसके पैर से टकरा जाएगा, फिर उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, उसका ईगो हर्ट हो गया। अब उसका ईगो हर्ट हो गया, वो कुछ बोल देगा, वो कुछ बोल देगा। अब इसके बाद हीरो की सनक गई, हीरो की सनकी। अब उसके बाद दे दनादन ऐसे मारेगा, क्या ऐसे मारेगा, ये मारा, वो गया 4 किलोमीटर दूर जाकर फेंका गया। ओ माय गॉड, ऐसे करके एक फैट मार दिया, वो फैट मार दिया तो चला गया 5 किलोमीटर दूर, सबको डिम डमाडम मार के उड़ा दिया। उस पर लड़की को वो बचा लिया, लड़की अपने घर चली गई। फिर वो हीरो जो है अपने माँ के पास जाता है। फिर कोई एक और लड़की महिला होगी जो उसके माँ से बात कर रही होगी कि तुम अपने बेटे को बिगाड़ के रखे हो, ये करके रखे हो, ऐसा क्यों बना कर रखे हो। फिर उसकी माँ जो है एक दुख भरी घटना सुनाएगी कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, मेरे साथ कुछ बदमाशों ने ऐसा किया वैसा किया, मेरे हस्बैंड को मार दिया, फिर मेरा एक बेटा बचा, मैंने उसको बहुत ही जो है से कि अलग वे से तैयार किया है ताकि उन बदमाशों के अगेंस्ट या उस बदमाशों से बदला ले सके। ठीक है ना। तो ठीक वैसे ही यहाँ भी यही चीज़ किया जा रहा है कि एक इवेंट बताया जा रहा है कि 40 जुलाई 1989 को ये इवेंट हुआ। अब ये इवेंट क्यों हुआ, उसके पीछे की कहानी हम लोग जो है से कि जानेंगे, समझेंगे, फिर हम लोग जानेंगे कि इसकी आगे की कहानी क्या हुआ और फाइनल रिजल्ट क्या हुआ। उसी स्टोरी को, उस मूवी का स्टोरी को आप इससे रिलेट कर सकते हो। क्योंकि देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। अब हम लोग फ्रेंच सोसाइटी को जानेंगे, वही जानेंगे कि वहाँ पर कौन से राजा रूल कर रहे थे, किस तरह की परिस्थितियाँ थी, लोग प्रोटेस्ट करना क्यों शुरू किए, फिर उसका फाइनल रिजल्ट जो है वो राजा को मारा क्यों गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर कैसे ही पूरी दुनिया को जो है सकी प्रभावित किया। देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी में आखिर फ्रेंच सोसाइटी था तो कैसा था, आखिर लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी कैसा था। तो यहाँ बोला गया कि 1774 में लुइस 16 ऑफ बर्बन डायनेस्टी बिकम द किंग ऑफ फ्रांस। बर्बन डायनेस्टी के जो लुइस 16 है वो फ्रांस की राजगद्दी पर विराजमान होते हैं। लुइस 16 फ्रांस के राजगद्दी पर बैठ गए। ही वॉज 20 ईयर ओल्ड। जब वो राजगद्दी पर बैठ रहे हैं तब उनकी एज 20 ईयर है। एंड ही वॉज मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरिया एंटोनेट, और उनकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरिया एंटोनेट से हो गई थी। शादी हो गई बल्ले बल्ले। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। लेकिन जब वो राजगद्दी पर बैठ रहे हैं तब पा रहे कि उनकी जो खजाना है, उनका जो ट्रेजरी है, वो ट्रेजरी तो खाली है। राजा बन गए लेकिन खजाना खाली है। राजा वाली फीलिंग तो हो नहीं रही है। आखिर राजा बने तो आपके पास खजाना भी तो होना चाहिए, लेकिन खजाना तो बिल्कुल खाली है। तो आखिर उनका खजाना खाली है तो क्यों है? व्हाट आर द रीजन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द एम्प्टी ट्रेजरी। तो यहाँ पर रीजन भी बताया गया है कि आखिर उनका खजाना, आखिर उनका ट्रेजरी खाली क्यों है। तो लाइक हेयर इट इज सेड दैट कि लॉन्ग ईयर ऑफ वार हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ फ्रांस। लंबे समय तक वार चलने के कारण क्या हुआ है कि फ्रांस का जो रिसोर्स है वो रिसोर्स क्या हुआ है, ड्रेन हुआ है, खत्म हुआ है। लॉन्ग ईयर ऑफ वार हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। लंबे समय तक वार चलने के कारण फ्रांस के रिसोर्स खत्म हो गए, ड्रेन हो गए। देन कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेजन कोर्ट एट इमेंस पैलेस ऑफ वर्साय। जो वर्साय का राजमहल था जहाँ राजा रहता था,
वर्साय के राजमहल के पास में एक कोर्ट है और वो कोर्ट क्या है, एक्स्ट्रा वेजेंट है, बहुत ही खर्चीला है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो उसके कारण भी उनका ट्रेजरी खाली है, उनका खजाना खाली है। उसके बाद बोला गया कि फ्रांस हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज, फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प किया है टू गेन इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए। क्योंकि फ्रांस और अमेरिका का जो कॉमन इनेमी था वो कॉमन इनेमी ब्रिटेन था, इस वजह से फ्रांस अमेरिकन को हेल्प कर रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए। क्योंकि पूरे अटलांटिक ओशियन को क्रॉस करना पड़ता था, तो जिस कारण से फ्रांस के ऊपर 1 बिलियन लिवरे का डेप्ट हो गया। लिवरे इज द करेंसी ऑफ फ्रांस, लिवरे इज द करेंसी ऑफ फ्रांस। तो इस हेल्प के कारण 1 अरब लिवरे का कर्ज हो गया, 1 अरब, और 1 अरब कर्ज पहले से था। तो टोटल डेप्ट, टोटल कर्ज कितना हो गया, 2 बिलियन लिवरे, 2 अरब लिवरे का कर्ज हो गया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। जो क्रेडिटर थे जिन्होंने पैसा दिया था, भाई पैसा तो हम दे रहे हैं तो हमको भी तो इंटरेस्ट चाहिए, तो जो क्रेडिटर थे वो 10% इंटरेस्ट की डिमांड कर रहे हैं कि 10% हमको इंटरेस्ट दीजिए। तो राजा का जो भी पैसा रेवेन्यू कलेक्शन के थ्रू आ रहा है उसका बहुत बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट को पे करने में चला जा रहा है, राजा के पास पैसा बच ही नहीं रहा है। इसके अलावा जो रेगुलर एक्सपेंसेस हो गए, लाइक कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, आर्मी को मेंटेन करना हो, कोर्ट को मेंटेन करना हो, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस को रन करना हो, या यूनिवर्सिटी को रन करना हो, तो ये सब में भी पैसे खर्च हो रहे थे। तो दीज आर द रीजन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द एम्प्टी ट्रेजरी, दीज आर द रीजन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द एम्प्टी ट्रेजरी। ओके, तब आपसे अगर हम सवाल पूछे कि अब लुईस 16 क्या करेगा, अगर आप राजा बन गए और आप देख रहे हो, सपोज कि आप राजा बन गए, है ना, बन जाइए राजा आप, सपोज कि आप राजा बन गए और आप देख रहे हो कि आपका खजाना खाली है, तो आप क्या करिएगा, नया टैक्स पास करिएगा, नया टैक्स लोगों पर लगाइएगा, ताकि नए टैक्स से ज़्यादा आपके पास पैसा हो, ताकि आप अपने खजाना को भर सके। वही चीज़ यहाँ भी हुआ, क्या स्टेट वाज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस, राजा को लगने लगा कि अब टैक्सेस इम्पोज करना पड़ेगा, नए टैक्सेस इम्पोज करना पड़ेगा। बट द टैक्स पेयर वेयर ओनली मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट, लेकिन जब राजा टैक्स इम्पोज करने जा रहा है तो देख रहा है कि टैक्स पेयर सिर्फ और सिर्फ तो थर्ड स्टेट के ही मेंबर है। फ्रेंच सोसाइटी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और टैक्स सिर्फ और सिर्फ कौन पे कर रहा है, थर्ड स्टेट के ही मेंबर जो है वो टैक्स पे कर रहे हैं। अभी देखेंगे, तीनों स्टेट को भी देखेंगे, तो थर्ड स्टेट के ही मेंबर सिर्फ और सिर्फ टैक्स पे कर रहे हैं। और देखिए 1789 से पहले का जो फ्रेंच सोसाइटी था उसको फ्यूडल सिस्टम बोला गया है या ओल्ड रिजिम बोला गया है, और 1789 के बाद के फ्रेंच सोसाइटी को क्या बोला गया है, न्यू रिजिम बोला गया है। तो आखिर फ्रेंच सोसाइटी 1789 से पहले कैसा था, लेट्स कम एंड डिस्कस दिस वन। लाइक यू विल गेट देयर कि फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कौन थे, कलर्जी, सेकेंड स्टेट में कौन थे, नोबिलिटी, थर्ड स्टेट में कौन कौन थे, तो बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल एंड लॉयर्स। ओके, देन पीजेंट्स, किसान हो गए, आर्टिजन, कारीगर हो गए, देन अ स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट, नौकर। आप अभी बोला गया ना कि जब राजा टैक्स इम्पोज करना चाहता है तो देखता है कि सिर्फ और सिर्फ वो क्या देख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के मेंबर ही टैक्स पे कर रहे हैं, और थर्ड स्टेट के मेंबर ये हैं। जो फर्स्ट स्टेट के मेंबर हैं, फर्स्ट स्टेट के मेंबर कलर्जी हैं और सेकेंड स्टेट के मेंबर नोबिलिटी है, वो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। तो ये सरकमस्टांसेस था वहाँ पर। अब कुछ थोड़ा इन डिटेल भी देख लेते हैं कि फर्स्ट स्टेट में कौन कौन है, उनका काम क्या है। तो फर्स्ट स्टेट, हियर इट इज सेड कि इट कंप्राइज ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन हु हैव अ स्पेशल फंक्शन इन चर्च
फर्स्ट स्टेट में वैसे लोगों को शामिल किया गया है जिनके पास क्या है, चर्च में स्पेशल फंक्शन है, वो चर्च के लिए काम कर रहे हैं। दे हैव अ स्पेशल फंक्शन इन द चर्च, दे हैव वास्ट लैंड एंड वेल्थ, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड है, बहुत बड़ी बड़ी वेल्थ है। दे इंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेज बाय बर्थ, they enjoy certain privileges by birth like exemption from paying taxes to the state, और उनको बाय बर्थ एक विशेषाधिकार मिला हुआ है, उनको बाय बर्थ प्रिविलेजेज मिला हुआ है, बाय बर्थ एक विशेषाधिकार मिला हुआ है। और वो विशेषाधिकार क्या है कि उनको कोई भी किसी भी तरह का टैक्स उनको देना नहीं है। फिर से एक बार चीज़ों को समझते हैं। फर्स्ट स्टेट में वैसे लोगों को शामिल किया गया है जिनका क्या है, चर्च में स्पेशल फंक्शन है। एंड दे हैव वास्ट लैंड एंड वेल्थ एंड दे हैव सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ लाइक दे एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट, उनको स्टेट को किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है, ये विशेषाधिकार उनको मिला हुआ है। उसके बाद चूंकि ये चर्च ही है, चर्च इम्पोज अ टैक्स, चर्च इम्पोज अ टैक्स कॉल्ड टीथे, टैक्स देने की तो बात छोड़िए, वो टैक्स वसूल रहे हैं। चर्च एक टैक्स वसूल रहे हैं जिसका नाम क्या है, टीथे। ये किसानों से टैक्स वसूलने का काम कर रहे हैं और टीथे वाज 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। टीथे जो होता था, जो किसान जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कर रहा है उस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का 1/10 पार्ट जो है उसको चर्च को देना है, और जो 1/10 पार्ट दे रहा है टैक्स के रूप में, उस टैक्स को हम लोग क्या कहेंगे, टीथे कहेंगे। क्या कहेंगे, टीथे। क्या कहेंगे, टीथे। 10th, टीथ से फिर वो वर्ड बना है 10th। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब सेकेंड स्टेट को देख लेते हैं। सेकेंड स्टेट में क्या बोला गया कि इट कंप्राइज ऑफ रिच एंड अरिस्टोक्रेट पीपल ऑफ अ स्टेट। ये कौन से लोग हैं, रिच और अरिस्टोक्रेट पीपल हैं। दे ऑल्सो इंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेज बाय बर्थ लाइक एग्जेप्शन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू स्टेट, इनको भी ये विशेषाधिकार मिला हुआ है कि इनको भी बाय बर्थ जो है स्टेट को किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। बल्ले बल्ले है भाई, कोई टैक्स नहीं देना है, एकदम चिल कीजिए। टैक्स देना नहीं है बल्कि टैक्स लेना है, टैक्स वसूल करना है। देखिए, इनको भी एक फ्यूडल प्रिविलेजेज मिला हुआ है, और वो फ्यूडल प्रिविलेजेज क्या है कि वो फ्यूडल ड्यूज जो वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसानों से। फ्यूडल ड्यूज मतलब फ्यूडल टैक्स वो वसूल करते हैं किसानों से। तो फर्स्ट स्टेट के मेंबर भी किसानों से टैक्स वसूल कर रहे हैं और सेकेंड स्टेट के मेंबर भी किसानों से टैक्स वसूल कर रहे हैं। बात समझ में आ रही ना आप लोगों को, बात आप समझ रहे हैं ना। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, वो मेंबर कौन कौन है और उनके पास किस तरह के विशेषाधिकार हैं। अब थर्ड स्टेट में आ जाइए। तो थर्ड स्टेट में क्या बोला गया कि इट कंप्राइज द रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन बच गए वो सारे पॉपुलेशन थर्ड स्टेट के पार्ट होंगे। बिजनेसमैन हो गए, मर्चेंट्स हो गए, कोर्ट ऑफिशियल हो गया, लॉयर्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, आर्टिजन हो गए, लैंडलेस लेबर हो गए। पीजेंट मेड ऑफ 90% पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस। थर्ड स्टेट में जो किसान है, और किसानों की पॉपुलेशन पूरे फ्रांस का पॉपुलेशन का कितना है, 90% है। और इसमें से कुछ ही किसान ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का लैंड है जिसको वो कल्टीवेट कर रहे हैं। 90% जो पॉपुलेशन है किसानों की वो थर्ड स्टेट से बिलोंग करते हैं, और उनमें से कुछ ही किसान ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का लैंड है जिसको वो कल्टीवेट करते हैं। 60% ऑफ लैंड, जो 60% जो लैंड है दैट बिलोंग टू नोबल्स, चर्च, अदरवाइज अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। ये सिचुएशन है। दे हैड नो प्रिविलेजेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे हैड नो प्रिविलेजेज, उनको कोई भी तरह का विशेषाधिकार नहीं मिला हुआ है। एंड हैड टू पे अ डायरेक्ट टैक्स, और एक डायरेक्ट टैक्स भी उनको पे करना पड़ रहा है जिसका नाम क्या है, टैले। राजा को एक डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, टैले,
और चर्च को एक डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, टीथ है। और कई सारे इनडायरेक्ट टैक्स भी उनको पे करना पड़ रहा है जो डेली लाइफ कमोडिटीज़ पर इम्पोज किए जा रहे हैं, लाइक सॉल्ट हो गए या टोबैको हो गया। ये सिचुएशन है। पीजेंट्स वेयर फोर्स, किसानों को फोर्स किया जा रहा है टू वर्क इन द हाउस ऑफ नोबल, नोबल के घरों में काम करने के लिए उनको फोर्स किया जा रहा है, उनके लैंड पर काम करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। सर्व इन आर्मी, आर्मी में सेवा दे, इसके लिए फोर्स किया जा रहा है। पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड, अगर रोड बन रहा है तो उसमें उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उसमें उनको काम करना चाहिए, इसके लिए फोर्स किया जा रहा है। ये सिचुएशन है। ये हुआ फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। ये हुआ फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे चीज़ों को समझते हैं हम लोग। स्ट्रगल टू सर्वाइव, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, किसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए। स्ट्रगल टू सर्वाइव, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए। क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? तो बोला गया कि ड्यूरिंग 1715 टू 1789 पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इंक्रीज रैपिडली। इस बीच फ्रांस की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा। 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन था, 1789 में फ्रांस की पॉपुलेशन 28 मिलियन हो गया। विच लेड टू रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि फूड ग्रेन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये तो साधारण सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फूड कंजप्शन भी बढ़ेगा, तो फूड ग्रेन की डिमांड भी बढ़ेगा। इनसफिशिएंट प्रोडक्शन, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सफिशिएंट वे में नहीं हो रहा है। जितना फूड ग्रेन की डिमांड इंक्रीज हुआ है उतना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि ब्रेड की प्राइस क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और ब्रेड जो था वहाँ का स्टेपल फूड था, मेन फूड था। पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ तो फूड ग्रेन की डिमांड इंक्रीज हुआ, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाना चाहिए था, तो चीज़ें क्या हो जाती? बैलेंस हो जाती। लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ब्रेड के प्राइस बढ़ गया। और ब्रेड जो था वो फ्रांस का स्टेपल फूड था। एंड देन बोला गया कि वेजेज ऑफ वर्कर्स डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस, और जो वर्करों का जो वेजेस था, दहाड़ी था, वो भी फिक्स था, वो भी नहीं बढ़ा। अगर वो भी बढ़ जाता तो ज़्यादा पैसों से ब्रेड को खरीद लेते, चीज़ें फिर से बैलेंस हो जाती। सिचुएशन बिकम वर्स व्हेन बैड वेदर रिड्यूस हार्वेस्ट, और सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाता। ऐसा तो सिचुएशन बना हुआ है, और लेकिन सिचुएशन और ख़राब हो जाता जब बैड वेदर के कारण हार्वेस्ट रिड्यूस हो जाते, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी नहीं हो पाते। तो दिस सिचुएशन या दिस कंडीशन क्रिएटेड द सबसिस्टेंस क्राइसिस। और एक कंडीशन क्या क्रिएट कर देता? सबसिस्टेंस क्राइसिस को क्रिएट कर देता। और सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है? आपके बुक में डिफाइन किया गया है, एन एक्सट्रीम सिचुएशन इन विच बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इन डेंजर। एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, जिस एक्सट्रीम सिचुएशन में जो बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, जीवन जीने के लिए जो बेसिक चीज़ चाहिए, वो बेसिक चीज़ इन डेंजर हो जाता है, खतरे में चला जाता है, तब उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। और फ्रांस में ऐसा सिचुएशन बन रहा था। ये सब बात हो गई। फ्रेंच सोसाइटी को हम लोग डील कर लिया, स्ट्रगल टू सर्वाइव हम लोग डील कर लिए, सबसिस्टेंस क्राइसिस भी कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आ ग्रोइंग मिडल क्लास। इसी बीच एक और खेल हुआ, और वो खेल क्या हुआ कि एक मिडल क्लास ग्रो कर गया। इसी बीच एक और खेल हो रहा है, और वो खेल क्या हो रहा है कि एक मिडल क्लास ग्रो हो गया, एक नया मिडल क्लास आपको देखने को मिल रहा है। इन 18th सेंचुरी अ न्यू सोशल ग्रुप इमर्ज्ड। 18th सेंचुरी में एक नया सोशल ग्रुप इमर्ज हुआ, हु वेयर नोन एज अ मिडल क्लास। उस नए सोशल ग्रुप को आप क्या कह रहे हो? मिडल क्लास कह रहे हो। 18th सेंचुरी में एक नया सोशल ग्रुप इमर्ज हुआ, जिसको आप क्या कह रहे हो? मिडल क्लास कह रहे हो। दे हैड बिकम रिच। ये रिच कैसे हुए हैं? बाय एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड,
समुद्र पार व्यापार किए हैं, ओवरसीज ट्रेड किए हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स लाइक वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल, और कई सारे गुड्स को मैन्युफैक्चर किए हैं, लाइक वुलन टेक्सटाइल हो गए, सिल्क टेक्सटाइल हो गए। इस तरह से वो अमीर हुए हैं, इस तरह से वो अमीर हुए हैं। एंड दे बिलीव डैट नो ग्रुप ऑफ सोसाइटी शुड बी प्रिविलेजेड बाय बर्थ। और ए ग्रुप का कहना है, ध्यान से सुनिएगा, ए ग्रुप का कहना है कि कोई भी ग्रुप ऑफ जो सोसाइटी है उसको प्रिविलेजेज बाय बर्थ नहीं मिलना चाहिए। कोई भी ग्रुप है सोसाइटी में, उस ग्रुप को बाय बर्थ जन्म से किसी भी तरह का विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। बताइए कितनी तार्किक बातें कर रहा है, समझ रहे हैं ना। एंड द आइडिया इनमीज सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वेयर गिवन बाय फिलोसफर। और बोला गया कि कुछ ऐसे विचार, जिस विचार में सोसाइटी किस पर बेस्ड होना चाहिए, फ्रीडम पर बेस्ड होना चाहिए, इक्वल लॉज और इक्वल अपॉर्चुनिटी पर बेस्ड होना चाहिए, फिलोसफर के द्वारा दिए गए। और उनके विचारों से ये मिडिल क्लास और प्रभावित हो गया कि नहीं नहीं, ये फिलोसफर तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। क्या सही बात बोल रहे हैं भाई, चलो देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे फिलोसफर हैं जो अपना आइडियोलॉजी दे रहे हैं। पहला हो गए जॉन लॉक, फिर हो गए रूसो। रूस मत जाना, रूसो कह दिए तो रूस मत जाना, समझे। थर्ड हो गया मोंटेस्क्यू। ये तीन फिलोसफर हैं जिन्होंने अपने बुक के थ्रू आइडियोलॉजी, एक खास तरह के विचार को प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे मिडिल क्लास बहुत इंस्पायर हो रहा है। लाइक यहाँ जॉन लॉक के बारे में बोला गया कि इन हिज बुक ट्रू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट क्रिटिसाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। जॉन लॉक अपने बुक ट्रू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन क्या होता है, दैवीय शक्ति। पहले राजा क्या कहता था कि मेरे पास दैवीय शक्ति है, भगवान ने मुझे दैवीय शक्ति दिया है ताकि मैं आप पर क्या कर सकूं, शासन कर सकूं। जो लोग कहते हैं करे ये तो बहुत बड़ा झूठा है, इसके पास कोई दैवीय शक्ति नहीं है, इसके पास कोई डिवाइन पावर नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। और जो राजा के पास एब्सोल्यूट पावर था, जो राजा के पास एब्सोल्यूट पावर था, उसको भी कहता है कि अब इसके पास कोई दैवीय शक्ति नहीं, इसके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होना चाहिए। बहुत जो है ऐसा कि गलत कर रहा है। ये चीज़ को जॉन लॉक अपने बुक ट्रू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में बता रहे हैं। उसके बाद रूसो के बारे में बोला गया कि इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट परपोज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। रूसो अपने बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। लोग और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है उनके बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेगा, अपने रिप्रेजेंटेटिव को टैक्स पे करेगा, बदले में रिप्रेजेंटेटिव उन लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड करेगा, इसके साथ साथ कई सारे अधिकार देगा। ठीक है, ये रूसो अपने बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बोल रहे हैं। फिर मोंटेस्क्यू, तो मोंटेस्क्यू अपने बुक अ स्पिरिट ऑफ द लॉज में प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। मोंटेस्क्यू अपने बुक अ स्पिरिट ऑफ द लॉज में कह रहे हैं कि नहीं भाई, पावर को सेपरेट कर दो, जो भी पावर है वो सिर्फ और सिर्फ राजा के पास नहीं रहेगा। वन हैंड, एक ऑर्गन के पास पावर नहीं रहेगा, बल्कि पावर को 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। पावर को क्या कर देना चाहिए, सेपरेट कर देना चाहिए। इसकी बात कौन कर रहे हैं, मोंटेस्क्यू कर रहे हैं। कौन से अपने बुक में कर रहे हैं, अ स्पिरिट ऑफ द लॉज में कर रहे हैं। द आइडियाज स्प्रेड थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। और इनके जो विचार हैं किताबों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से
पूरे फ्रेंच सोसाइटी में एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है। लोग इनके विचारों को पढ़ रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि भाई वैसे ही सोसाइटी की निर्माण किया जाए। अब देखिए, जो पुराना सोसाइटी है, जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, अब उस पुराना सोसाइटी को क्या कर दिया जाएगा? तोड़ दिया जाएगा और तोड़कर एक नए सोसाइटी का निर्माण होगा जो इन फिलोसफर के आइडियोलॉजी पर बेस्ड होगा। बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? मेरे ख्याल से तो बातें आप लोगों को समझ में आ रही है, तो इसको नोट भी करते जाइएगा, लिखते भी जाइएगा। ये बहुत अच्छा नोट्स है, समझ रहे हैं ना? तो और कुछ बोलना है मुझे क्या? और यही बोलना है कि वीडियोज को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और क्या बोल सकते हैं, पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय।